हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। या फ्रेंड, हम आपको पहले बता दें, हम जो एक बिहार विशेष शिक्षक भर्ती, जो बिहार स्पेशल एजुकेटर का पात्रता परीक्षा है, उसके रिगार्डिंग जो पांचों सब्जेक्ट है उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पिछले हमने दो वीडियो, जैसे एक सीडीपी का और एक हिंदी का बना दिया है। तो आज एक इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हम सोचे थे 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए पूरा, बट जो 15 नंबर का कंटेंट आपका आता है वो आता है सीधा सीधा पैसेज पे। तो पैसेज से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना बहुत आसान होता है। आप देखेंगे ध्यान से, आसानी से आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो बची पेडागोजी, उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से इसका एनालिसिस करके हम आगे बढ़ेंगे। और आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी कि ऑप्शन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हो रहा है, ताकि आप एक बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इस तरह से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पे साफ साफ दिया है, रवि ए इंग्लिश टीचर इज प्लानिंग रेमेडियल टीचिंग फॉर हिज स्टूडेंट हु फेस प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग हिज व्यू वाइल टॉकिंग विद समवन। ठीक, तो रवि एक इंग्लिश टीचर है, वो अपने बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षक जिसको बोलते हैं हम। ठीक, उस तरह का शिक्षण प्लान कर रहा है। किसके लिए? जो बात करने में अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी बातों को दूसरे समझा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे दिया है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ड्रिल एंड स्टडिंग है। तो अब उसका मतलब क्या है? बार बार किसी चीज़ को बताओ और रिपीट कराओ। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट ये अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उनको बार बार किसी चीज़ के लिए रिपीट करवा रहे, ड्रिल करा रहे हो, और स्टडी बार बार करने के लिए हाँ बार बार करो। ऐसा करने से अगर आप किसी बच्चे को ये करो कि आप बार बार पढ़ो, एक ही बार को एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, या अलग अलग चीज़ों को 10 बार पढ़ो, तो क्या बच्चे का जो बोलने का जो तरीका है या अपनी बात समझाने का तरीका बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा तो मन में पढ़ेगा ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया कि रिविजन, ड्रिल, सिचुएशन, कम्युनिकेट, प्रैक्टिस एंड रिव्यू। ये थोड़ा सही है, बट यहाँ पे क्या है, रिवीजन आ जा रहा है, जो कि हमारा गलत माना जाता है। ठीक, हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करा सकते। ड्रिल भी आ जा रहा है, हालांकि यहाँ पे सिचुएशन, कम्युनिकेटिव, प्रैक्टिस ये ठीक है, बट रिवीजन की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिया कि गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक सिचुएशन उनको दो, हर बच्चे को, मतलब जो भी बच्चा ऐसी प्रॉब्लम में आ रहा है जो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा दूसरे के सामने, उसको अलग अलग सिचुएशन दे के प्रैक्टिस कराएं हम, और उससे खुद बोलने के लिए प्रेरित करें। यही इसमें कहा गया, गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। तो ये क्या ऑप्शन हमारा, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये तो रिविजन आ गया तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। अब आप इस खुद सोच के देखिए, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा दूसरे के सामने, तो उसको अलग अलग सिचुएशन में हम बोल के दिखाएंगे ना, या उससे खुद बुलवाएंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम चलें, देखो हम क्वेश्चन को ज़्यादा एलेबरेट करें ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए, और दूसरा क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर लें। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि ए टीचर ड्राइव द क्लास इन ए स्मॉल ग्रुप यहाँ पे मैं ड्राइव पढ़ लिया। ए टीचर डिवाइडेड द क्लास इन ए स्मॉल ग्रुप एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यू ऑन सेव इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या? एक टीचर है, अपनी जो क्लास है, कक्षा के, उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनसे ये कहा कि आप जो सेव इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को बचाओ पे अपना व्यू लिखिए। ठीक, और उसमें ये कहा कि स्टूडेंट आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। मतलब इसके रिगार्डिंग, सेव इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी उसके मन में आ रहा है अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। और द टीचर इज फैसिलिटेटिंग देम एज एंड दे रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो टीचर उनकी सहायता भी करेगा। तो कौन सा अप्रोच यहाँ पे टीचर कर रहा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला कौन सा अप्रोच है हमारा? स्ट्रक्चरल। तो ये कब होता है? ये शिक्षण के दौरान, जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान ये अप्रोच किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेचुरल अप्रोच ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले जो टीचर है वो कोई थ्योरी बता रहा है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फ्री छोड़ दिया है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक, सही हो जाएगा ये चौथा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर देखें अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि ए लैंग्वेज टीचर वाइल टीचिंग ग्रामर राइट सम एग्जाम्पल ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ट्राई टू पॉइंट आउट सम ऑफ द रूल्स। सी ट्राइज, मतलब यहाँ कोई लेडीज टीचर इसलिए सी कर दिया गया है। सी ट्राई टू स्टिमुलेट द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। विच मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज सी अडॉप्टिंग। अब यहाँ पे क्या कहा है कि पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद क्या किया है,
कुछ वहाँ पे पॉइंट आउट किया, मतलब कुछ रूल्स बताए, पॉइंट आउट द सम रूल्स, ठीक। तो पहले एग्जांपल दिया फिर रूल बताया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, कोई एग्जांपल देने के बाद अगर कोई हमको रूल बता रहा है कोई ऑब्जर्व करके, तो कौन सा इंडक्टिव मेथड होता है। बट यहाँ पे क्या किया कि ट्राई टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड रीजनिंग, बच्चों की थिंकिंग, मतलब उनको पहले समझाया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ ऑब्जर्व चीज़ें करवाई। तो ये कौन सा मेथड, ये डिडक्टिव मेथड हो गया। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा विच मेथड आप टीचिंग ग्रामर इज सी एडॉप्टिंग, कौन सा एडॉप्ट करें, यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ करें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा सीधा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक। क्योंकि डायरेक्ट मेथड ये कर ही नहीं रहा कि डायरेक्टली आप बच्चों को समझा रहे हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आसानी से, तीसरा। अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे पे। यहाँ पे दिया है कि टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन, अगर आप किसी बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हो तो किस पे फोकस होना चाहिए। इसके ऑप्शन से यहाँ पे अगर हम बात करें, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हो तो क्या रूल्स पे फोकस करें, अगर रूल्स आ जाए, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, क्या आप बच्चों को लैंग्वेज बनाना सिखाओगे, हाँ वहाँ बनाया जाता है बट ये मैंडेटरी नहीं। हमारा प्राथमिक क्या होता है, मतलब उससे मेन काम क्या होता है, तो ये नहीं होता है। बच्चों को स्ट्रक्चर हो सकता है आप ग्रामर पढ़ा लो, लेकिन बच्चा अच्छे से ग्रामर नहीं लिख पा रहा है या नहीं समझ पा, लेकिन बोल बहुत अच्छा रहा है हिंदी, तो इसका मतलब थोड़ी इसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। हाँ ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आप उसको लैंग्वेज या कोई मतलब सेंटेंस बनाने में आप उसको स्ट्रक्चर या मदद करवा रहे हो, ठीक। तीसरा क्या है, कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा। मेन क्या होता है बच्चों का, अगर आप लैंग्वेज सिखाइए या व्याकरण सिखा रहे हैं तो जो देखो सब बच्चे को बोलना आता है, बट कोई शुद्ध बोलता है कोई अशुद्ध बोलता है, तो अगर ग्रामर सीखेगा उसको नॉलेज होगी तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेन फोकस ग्रामर का ये होता है, ना कि मतलब रूल्स हमें रटवाना होता है, उसको समझाना होता है, ना कि कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर करवाना होता है कि कैसे क्या होता है, ठीक। बच्चा खुद से सीख लेता है, बट अगर आप ग्रामर सिखा रहे हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे हो जाता है। तो कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो सबसे अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोथ स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखो किस पे, रूल्स पे थोड़ी फोकस किया जाता है, रूल्स पे फोकस ही नहीं किया जाता। यहाँ पे रूल्स दे दिया है तो हमको नियमों से नहीं मतलब, हमको मेन मतलब क्या, बच्चा अच्छे से बोल पाए, लिख पाए, समझ पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि स्टूडेंट ऑफ, यहाँ से देखिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 कैन रिकॉग्नाइज फ्लॉ यूजेज और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वेन द टीचर। अब यहाँ पे क्या है, क्लास 4 का बच्चा है, वो सेंटेंस बनाने में या उसका यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। एक टीचर देखता है कि एक क्लास 4 का बच्चा है, वो सेंटेंस बनाने में या उसका यूज करने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, टेल देम समथिंग इज रॉन्ग, क्या उनसे आप कहोगे कि आपका कुछ गलत है। तो अगर बता दोगे तो बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाएगी, मेरा क्या गलत है, घबरा जाएगा और फिर सही कर पाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक। आप उसको सीधा नहीं बताओ कि आपका ये गलत है, आप उसको कुछ और चीज़ें ट्राई करो, जैसे गिव अल्टरनेटिव एज पॉसिबल करेक्शन। उनको मतलब जैसे देखो होता क्या, जैसे मान लो आप एक बच्चा छोटा सा आम, मतलब एक मैंगो बना रहा है, आम बना रहा है, ठीक। अब मान लो बहुत पतला सा छोटा सा बना, तो आप सीधा ऐसे बोलो कि इसको आप बेटा बड़ा कर सकते हो कि नहीं, उसको ऑप्शन दो, आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हो, इसको थोड़ा सा गोला कर सकते हो, इसको ऑप्शन दो। तो क्या करेगा बच्चा खुद ही समझ जाएगा हमको किस शेप में ले जाना है, वो खुद ही समझ जाए, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे में, इसको अल्टरनेटिव दो आप, पॉसिबल करेक्शन के अल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें दे दो, तो उसको बच्चा खुद ही समझ जाए हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, बट हम तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ये गलत क्यों हुआ। लेट देम फाइंड द करेक्शन, क्या उनको आप छोड़ दोगे कि अपना जो भी सही है देखें, फाइंड देम करेक्शन मतलब जो भी गलत है अपना खुद से देखें, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे, फोकस ऑन द सर्टेन सरफेस एरर, तो जो वहाँ पे गलत हुआ सिर्फ उस पर आप फोकस करोगे ऐसा नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उनको अल्टरनेटिव दीजिए ताकि बच्चा खुद से सारी चीज़ सीखे, ठीक। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे असर्शन जो है इसको हम पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या दिया है यहाँ पे यहाँ पे है, ठीक। दिया है कि एट फर्स्ट द चाइल्ड स्टार्ट लिसनिंग टू साउंड, देन ऑब्जर्व हाउ पीपल स्पीक एंड देन लेटर डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल टेक प्लेस। इसमें क्या किया, सबसे पहले बच्चा जो है सुनता है, साउंड को सुनता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जर्व पीपल हाउ टू स्पीक, लोग कैसे बोलते हैं उसको सीखता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, कहा है। मतलब इनके हिसाब से सबसे पहले क्या बच्चा करता है, पहले साउंड सुनता है, ठीक। सुनने के बाद क्या करता है बच्चा, ऑब्जर्व कर, उसके बाद स्पीक करता है मतलब बोलता है, बोलने के बाद क्या करता है बच्चा, रीडिंग करता है, रीडिंग करने के बाद तब राइटिंग करता है, ठीक।
ऐसे एक्चुअल में होता भी है, क्योंकि सबसे पहले छोटा बच्चा सुनता है कोई चीज़ को, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है। जब बोल लेता है बच्चा तो पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। आप मैक्सिमम केसेस में ये देखे होंगे, बच्चा पहले पढ़ने, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ऐसे बोल तो लेता है, बट आप लिखने का नहीं लिख पाएंगे, वो लास्ट में लिखता है। तो अब ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे असर्शन दिया है वो सही है। अब दूसरे की हम बात करें, यहाँ पे जो रीजनिंग मतलब तर्क की बात हुई है, क्या दिया है यहाँ पे, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल एंड देयर नेचुरल ऑर्डर आर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब यहाँ पे दिया कि जो 4 बेसिक हमारे लैंग्वेज की स्किल है, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, रीडिंग है, फिर राइटिंग है, फिर लिसनिंग, फिर स्पीकिंग। मतलब पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब हमारा असर्शन सही, बट जो हमारा तर्क यहाँ पे दिया वो गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। क्या दिया है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, मतलब हमारा जो असर्शन था वो सही था, बट रीजनिंग यहाँ पे जो तर्क दिया तो वो गलत है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दिया कि एट अपर प्राइमरी लेवल द लैंग्वेज या लैंग्वेज यूजेज बाय द चिल्ड्रेन इन द मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी क्लास में बहुभाषिकता आ गई, मल्टी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बहुभाषिकता, जहाँ पे एक से अधिक भाषा बोली जा रही, तो इसको आप क्या देखोगे, डिफिकल्टी। एक टीचर क्या करेगी, उसको प्रॉब्लम को, उसको थोड़ी सोचेगी ये कोई प्रॉब्लम है। 3 भाषा बोली अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स चैलेंज, कोई चैलेंज थोड़ी है 3 भाषा की यूज हो रहा है। पजल, कोई इससे मतलब नहीं। पहली रिसोर्सेस है, रिसोर्स का मतलब अगर कोई एक बच्चा हिंदी में बोल रहा है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, और एक किसी अपने मदर टंग में बोल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम उसको जो देखो, अगर एक छोटा बच्चा, मान लो आप बिहार में शिक्षक हैं, ठीक, और बिहार का बच्चा जो मान लो क्लास में आते बिहारी बोला, क्योंकि सीधा तो हिंदी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, तो बिहारी बोलेगा, तो आप उसी के लैंग्वेज में उसको पढ़ाइए, क्योंकि जरूर यहाँ पे लैंग्वेज से सिर्फ इतना मतलब ब्रिज है, आप उसकी जो समझ है उसकी उसी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज समझना चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज समझ पा रहे हो उसमें समझे। अगर वो हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में समझाइए, अगर नहीं समझ पा रहा आप उसके मदर टंग में समझाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसको हम क्या मानते हैं कि रिसोर्स मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इनसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो जो मल्टी लैंग्वेज क्या है, हमारे रिसोर्सेस है जिसको हम क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ दिया कि ए टीचर फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट फॉर द सेल ऑफ बिस्किट, सी यूज इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी इन हर क्लास, व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टीचर थी, वो जो बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट का एक पैम्पलेट होता है, देखो अगर आप लोग पढ़े तो पैम्पलेट वगैरह दिखते होंगे आप लोग मार्केट में, बहुत बिखरे रहते हैं, कोई कोचिंग वगैरह का पैम्पलेट, या कोई बहुत ज़्यादा, या मतलब कोई कंपनी में ज्वाइनिंग करने का पैम्पलेट मिलता रहता है मार्केट में, ठीक। तो इस तरह का पैम्पलेट एक टीचर को मिलता है जिसमें बिस्किट बेचने के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया गया। तो उसको यहाँ पे पूछा कि अगर वो रीडिंग और स्पीकिंग स्किल के लिए क्लास में कोई एक्टिविटी करवाना चाहे तो उसको जो वहाँ पे यूज करेगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक। न्यूज़पेपर क्लिपिंग का मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग जो बोलते हैं, ठीक। तो ये नहीं होगा। एक्स्ट्रा मटेरियल बोल सकते हैं, बट ये कोई ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं लग रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एन ऑथेंटिक टेस्ट, एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको अच्छे से मॉडलेट किया गया है। तो आप क्या करोगे, उसको बच्चों को रीडिंग करवा सकते हो कि हाँ देखो देखो होता क्या है, मान लो बिस्किट का पैकेट है, बच्चा उसको देखे तुरंत एक्साइटेड रहेगा, अच्छा हाँ कोई नई चीज़ है, तो उसको रीडिंग करेगा, बोलेगा ऑटोमेटिकली, क्या, तो उसके एक ऑथेंटिक टेस्ट होगा वहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। रिलाई यहाँ पे कोई मतलब ऑथेंटिक आंसर नहीं। तो सबसे हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, क्या है, एन ऑथेंटिक टेस्ट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स ए पोस्ट इन प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन रिमोट एरिया ऑफ द राजस्थान, सिंस शी डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज शी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट शी शुड डू। मतलब यहाँ पे कहा कि एक टीचर है, लैंग्वेज टीचर, जिनको हिंदी अच्छे से आता है, उनका एक राजस्थान की दूर प्राथमिक स्कूल में वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी या उस प्रॉब्लम से उनको कैसे निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देखेंगे तो क्या उनको बात किया गया यहाँ पहले ऑप्शन पे, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए रिसोर्स। तो उनको ये कहा गया कि जो टेक्स्ट बुक का रिसोर्स है, टेक्स्ट बुक है, उसी को सोर्स बना के पढ़ाना शुरू करो। अब ये बताओ, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता है तो बच्चों को आप समझा रहे हो, सारी चीज़ समझ में आएंगी नहीं ना, टेक्स्ट बुक की चीज़ें सारी समझ में नहीं आएंगी उनको, तो आप टेक्स्ट बुक पे फोकस बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। आपको उनके मदर लैंग्वेज में या जो भी वहाँ मदर टंग है उसको आपको थोड़ा सा सीखना होगा, बोलना होगा। तो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट बुक पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया कि यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज द रिसोर्स वाइल टीचिंग। ये सबसे अच्छा आंसर, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे क्या, यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज, जो बच्चा खुद बोल रहा है, जिस भाषा को बोल रहा है उसको आप रिसोर्स बना लीजिए अपने पढ़ाने के समय, पढ़ाने के दौरान उसको अपना रिसोर्स बना लीजिए। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि अब तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें, इंकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी। अब ये बताओ, आप वहाँ राजस्थान में किसी ऐसे एरिया में गए जहाँ हिंदी नहीं बोली जा रही सही से, तो क्या आप पूरी कम्युनिटी को इंग्लिश या हिंदी सिखाने लगोगे?
आपको बच्चे को पढ़ाना है ना कि पूरी कम्युनिटी को, तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसे। ट्राई टू गेट द पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया। अब ये बताओ आपकी पोस्टिंग अगर वहाँ हो गई तो आप करोगे नहीं हम वहाँ पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे जगह हमारी पोस्टिंग कराइए जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, तो ये अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, दूसरा, यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज द रिसोर्स वाइल टीचिंग। ठीक, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया। हम चीज़ों को एलेबोरेट इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन में तो आप आसानी से टैकल कर जाएँ। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। इंग्लिश में जैसे फ्लुएंट अगर होना हो किसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो क्या है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एमंग द लर्नर। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इसके आगे थोड़ा हम दूसरा देख लेते हैं तब हमको समझ में आएगा। द टीचर टॉकिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये बताओ अगर बच्चों में आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाना है तो टीचर को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, इसमें यही दिया गया कि टीचर को ज़्यादा बोलना चाहिए इंग्लिश में। तो क्या बच्चा सिर्फ सुन के ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, टीचर से हमें उतना नहीं होना है। ठीक, तीसरे ऑप्शन की बात करें, आप दिया कि द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्टॉप द एरर एंड करेक्टिंग देम। अब बताओ बच्चा कोई बोल रहा है उसको आप रोक दो, नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप ऐसे बोलो, तो इससे बच्चे के अंदर मतलब एक हीन भावना आ जाएगी, यार मुझे नहीं आ रहा और हमें बार बार रोका जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर दिया कि अलाउइंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्विट। तो मतलब जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं वो बाहर हो जाए, ऐसे करोगे नहीं ना, हमें सब बच्चों को साथ में लेके चलना। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑब्वियसली सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि उनको अपॉर्चुनिटी दो, मतलब उनको बार बार अवसर प्रदान करो आप, ताकि वो बोलें, आप खुद से बोले, हो सकता है कुछ गलत बोलेंगे तो उसको धीरे धीरे अपने सीख जाएं। क्योंकि लैंग्वेज को ना किसी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बोलना हो तो आप ग्रामर थोड़ी पढ़, जब हम पैदा हुए थे हिंदी बोलने के लिए तो ग्रामर थोड़ी पढ़ के पैदा हुए थे, धीरे धीरे सीख गए थे। तो इसी तरह आप उनको मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दीजिए इंग्लिश के लिए कि मैक्सिमम टाइम पर इंग्लिश बोले, चाहे वो सही बोले गलत बोले कोई दिक्कत, धीरे धीरे खुद ही करेक्ट कर लेंगे वो। ठीक, तो उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए एक अच्छे लर्नर की तरह। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया है कि कंटिन्यूअस कंप्रेशन इवेल्युएशन एम्फसाइज। तो मतलब जो सतत और व्याकरण मूल्यांकन है वो किस पे डिपेंड है। तो अगर आप इस पे देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ फॉर्मेशन पे बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट पे भी नहीं है, टर्म एंड पे भी नहीं, प्रोसेस। जो मूल्यांकन का जो भी प्रक्रिया हो क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। क्यों, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसी दौरान सारी चीज़ें इनका किया जाता है। कंटिन्यूएशन सतत मूल्यांकन जो हमारा होता है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस है। ठीक, तो हमारे तीन ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे और हमारा प्रोसेस सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। नॉट की बात करिए तो इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको देखना है पहला क्या है। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। आप अगर लैंग्वेज के बारे में शिक्षा ले रहे हो तो कौन सा यहाँ पे हमारा गलत हो सकता है। पहला क्या है, द कम्पेटेंस टू अंडरस्टैंड वाट ऑन हेयर्स। ये तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये एक लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज सीखने का पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या थी, एबिलिटी टू रीड विच कंप्रेशन। देखो अब विद कंप्रेशन इसका मतलब क्या, जो आप पढ़ रहे हो उसका आप सार निकाल पा रहे हो, ये इसका मतलब है। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो पढ़ने के बाद अगर आप चीज़ों को सार निकाल पा रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, तो आपका लैंग्वेज जो टीचिंग है वो हो रहा है। ठीक, तीसरा क्या है, एफर्टलेस एक्सप्रेशन। एफर्टलेस एक्सप्रेशन का मतलब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, एकदम फ्लोली पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन माना जाएगा। चौथा क्या है, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अब ये बताओ क्या आपको लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज की हिस्ट्री जानना जरूरी है, बिल्कुल नहीं ना। आप लैंग्वेज बोलो, इन सब चीज़ों का यूज करो। कि आप हिस्ट्री चलोगे पढ़ने के लिए, हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या दिया था, नॉट। तो नॉट हमारा क्या यही हो जाएगा, हम तो हिस्ट्री पढ़ने की हमको जरूरत नहीं होगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया है कि रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वन ओन प्लेजर इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है। अब देखो स्कीमिंग जो होता है, स्कीमिंग और ये छोटे बच्चों में होता है, और स्कैनिंग। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो स्कैन थोड़ी कर रहे हो। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन है। और बचा हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। हम पहले इसको समझ लेते होता क्या है। अगर एक्सटेंसिव रीडिंग की हम बात करें तो उसका मतलब होता है खुद के द्वारा कोई चीज़, जैसे आप मान लो कोई बुक चुनिए और उसको अपने मनोरंजन के लिए अच्छे से पढ़िए। ठीक, पढ़ते जाइए और बड़ी सामग्री होना चाहिए, मतलब एक अच्छी खासी मोटी बुक, कोई ग्रंथ उठा लो आप और उसको पढ़ना शुरू करो, तो वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक, अपने मनोरंजन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एक ऐसा कोई मतलब
नॉलेज लेने के लिए, कोई विवरण लेने के लिए इस एक्सटेंसिव रीडिंग को पढ़ा जाता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ मतलब कोई पर्टिकुलर विषय में जानना हो आपको, तो बहुत आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। सिंपल मानते हैं आप न्यूटन का लॉ जानना है तो आप उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, सावधानीपूर्वक करेंगे। तो अब न्यूटन का लॉ तो हमें 5 से 6 लाइन मिल जाता है, लेकिन अगर पूरा उसके बारे में हिस्ट्री जानना हो तो हमको एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छी खासी मोटी बुक पढ़ना होगा, तब सारी चीज़ समझ में आएगी। तो समझ में आपको एक्सटेंसिव का मतलब अपने मनोरंजन के लिए एक अच्छी बुक चुनो और उसको पढ़ने के लिए अपना समय दो। और इंटेंसिव का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर विवरण प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से जो पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या है, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली ओन प्लेजर, मतलब खुद के मनोरंजन के लिए। तो खुद के मनोरंजन किस में होता है, एक्सटेंसिव में होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या विवरण प्राप्त करने के लिए होता है, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा हो गया हमारा, एक्सटेंसिव हो गया। आई थिंक आपको अगर ये आप कभी ऑप्शन मिला एक्सटेंसिव इंटेंसिव में तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि विच लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ पर्सनल सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई बच्चा, मान लो बिहार का कोई बच्चा, हम बिहार का इसलिए बार बार लें क्योंकि बिहार का एग्जाम है। अगर बिहार का कोई बच्चा है, अगर वो अपनी मदर टंग बोले तो हम फटाक से समझ जाते हैं ना कि हाँ ये बिहार का बच्चा है, ठीक। और मान लो कोई यूपी का बच्चा है तो उसको समझ जाते हैं कि हाँ यूपी, जैसे जो वो अपनी मदर टंग बोलता है हमको समझ आते हैं यूपी का बच्चा है। तो कैसे समझ पाते हैं, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज से ना, कि सेकेंड लैंग्वेज। अगर खड़ी भाषा में कोई बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है तो हमको समझ में आएगा, नहीं समझ आए तो फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे जो दी है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसकी स्कूल की लैंग्वेज या तो हिंदी होती है, इंग्लिश, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है, जो बच्चा खुद से सीखा हो, अपने कौशल को या अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए जिस लैंग्वेज को सीखा वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है। और फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, जो हमें घर से मिलता है। और घर से ही हमें क्या क्या मिलता है, आइडेंटिटी, हमको पर्सनल चीज़ों के बारे में, सोशल और जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति के बारे में जो आइडेंटिफाई करता है वो किससे मिलता है, फर्स्ट लैंग्वेज से मिलता है। हम बताएं ना, अगर एक बच्चा बिहारी बोलना शुरू करे तो आप तुरंत अच्छा ये बिहार का है, उसको आपको बताएंगे कैसे जान गए, क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, बिहारी है। और उस बिहारी लैंग्वेज आपको क्या पता है, उसका कल्चर पता चल गया, उसका सोशल पता चल गया, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी आपको पता चल गई, ठीक। तो आई थिंक आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। एक इंग्लिश की अच्छी बुक बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इसेंशियल को कहा है, फिर सबसे जरूरी चीज़ क्या है। तो हम अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन पे पहले देखें, पहला क्या है, एवरी लेसन शुड हैव ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड कंक्लूजन एट द एंड। मतलब कोई भी लेसन हो, कोई भी पार्ट हो, उसकी इंट्रोडक्शन जो है स्टार्टिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए और कंक्लूजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये दिया है। अंत में उसका कंक्लूजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये तो हर टेक्स्ट बुक में रहता है, तो ये इसेंशियल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक, सबसे जरूरी क्या है, तो ये तो नहीं, क्योंकि हर बुक में ये चीज़ रहता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, नो डिफिकल्ट वर्ड शुड बी। इसमें कहा कि बुक में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम जब प्राइमरी की बात किया जाए तो उसमें पूरी कोशिश करते कोई भी डिफिकल्ट वर्ड ना हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम एंड सिलेबस। तो एनसीएफ के द्वारा जो करिकुलम या जो सिलेबस बनाया गया उसके हिसाब से जो टेक्स्ट बुक बनी होगी सबसे बेस्ट होगी, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे दिया इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल, जो नियम कानून बनाया गया टेक्स्ट बुक बनाने के लिए उसके हिसाब से। और वो ये नियम कौन कौन बनाता है, हमारा एनसीएफ बनाता है, ठीक। तो जो ये यहाँ पे जो बनाया है उसके हिसाब से जो बुक बनी होगी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी, ठीक। तो हमारे अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या दिया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन प्रैक्टिस एट द एंड। अभी बताओ, उसमें ये दिया है कि जब पेपर वो मतलब हमारा एक लेसन खत्म हो जाए, एक पार्ट खत्म हो जाए, उसके लास्ट में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हों, तो ये अच्छी बुक मानी जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हमें मेन फोकस क्या है, इस पर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, ठीक। तो यहाँ पे हमने पेडागोजी की 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। और देखें जाए तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ नई चीज़ों को आप जरूर सीखे होंगे। तो अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।